तो फिल्म के शुरुआत में हमें हिरण्यकश्यप वाली फोकलो बताई जाती है, जहां नरसिम्हा स्वामी अपने रेज से हिरण्यकश्यप को खत्म किए थे। लेकिन नरसिम्हा स्वामी का रेज काफी ज्यादा बढ़ गया था और उन्हें भगवान लोग भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में शिव जी खुद एक गरुड़ के रूप में नरसिम्हा स्वामी को रोकने निकले, लेकिन यहाँ नरसिम्हा स्वामी के क्रोध से 2 सर वाला बर्ड उत्पन्न होता है। इससे लड़ाई और घमासान हो जाती है, इतनी कि ये लड़ाई कई दिनों तक चलती है और इससे पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो सकता था। ऐसे में फाइनली गॉडेस ऑफ पावर यानी प्रत्यांगिरा माता को आना पड़ता है और वो नरसिम्हा स्वामी के क्रोध को शांत करती हैं। इसीलिए लोग प्रत्यांगिरा माता को पूजते हैं और माता भी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। यहाँ से कहानी भारत के एक विलेज पे शिफ्ट होती है और ये साल है 1922 का। इस गांव के अंदर हम 3 अजीब इंसिडेंट्स देखते हैं। पहले इंसिडेंट में एक लेडी जो कि एकदम नॉर्मल थी और अपने पति के साथ रहती थी, वो अचानक से ही घर के बाहर जाती है और अपने हाथ को काट के उसे खाने लगती है। नाउ सेकंड इंसिडेंट में एक एकदम सिंपल और नॉर्मल आदमी साइकिल पे जा रहा होता है और एक आवाज सुनते ही वो साइकिल से उतर के अपना सर पेड़ की नुकीली डाली पे दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। थर्ड इंसिडेंट में एक बच्ची अपने ही कान को काट लेती है और उसे खाने लग जाती है। अब इन घटनाओं से एक बात साफ थी कि गांव में कुछ तो गलत हो रहा है, मे बी सम काइंड ऑफ अ कर्स, और इसीलिए गांव वाले गांव के जमींदार के पास जाते हैं, जो कि यहाँ का काइंड ऑफ हेड भी था। जमींदार इनकी बात सुनता है और इसके बाद वो अपने महल के अंदर जाता है, जहां हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि काफी बूढ़ी थी और उनकी फिजिकल कंडीशन भी बहुत अजीब थी। आई मीन ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर में किसी तरह का कर्स लगा है। माँ जमींदार से कुछ तो कहती है, जिसके बाद वो महल में रखे गहने और खजाने को एक घोड़े पे लाद लेता है एंड देन महल से जाने लगता है। बेसिकली जमींदार अपने घर परिवार को छोड़ के जा रहा था ताकि वो गांव पे आए हुए शाप का समाधान निकाल सके, मतलब इस शाप को खत्म करने के लिए वेपन ढूंढ सके, और इसी मिशन पे वो खुद को भी सैक्रिफाइस करेगा फॉर द गुड ऑफ विलेज। यहाँ पे फिल्म का टाइटल रोल होता है और कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। तो प्रेजेंट टाइम में हम इसी गांव के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक मृत आदमी के लाश को ले जा रहे होते हैं। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि गांव में जब भी कोई मरता है तो यहाँ के लोग मृत आदमी की लाश को जंगल के एक सर्टेन एरिया में रख देते हैं। इस एरिया के अंदर ये लोग 2 मिनट से ज्यादा नहीं बिताते और लाश को वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। देन एक अजीब क्रीचर इस लाश को खींच ले जाता है ताकि वो उसे खा सके। अब ये जो जंगल का एरिया था वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड था। आई मीन बाउंड्री के ट्रीज वगैरह पे वहाँ पूजा किया गया था, देन लॉग्स रखे गए थे और थ्रेड्स भी बांधे गए थे। इनफैक्ट गांव में किसी को भी उस एरिया में जाना अलाउड नहीं था, सो वी कैन से ये काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। खैर आगे हम मूवी के हीरो से मिलते हैं जिसका नाम लिंगम है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड मूर्ति के साथ शराब बना के बेचता है। लिंगम अनाथ है लेकिन मूर्ति के पिता लिंगम को अपने बेटी की तरह मानते हैं। अब लिंगम गांव की एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम पधु है और पधु भी लिंगम को कहीं न कहीं पसंद करती है। नाउ इस गांव का जो करंट जमींदार है उसका नाम वीर राजू है और वो बहुत ही बुरा इंसान है। आई मीन वो लोगों को कुछ पैसे लोन पे देके उनके जमीन हड़प लेता है एंड यूजुअली ब्याज इतना ज्यादा होता है कि लोग जनरेशंस तक अपनी जमीन वापस नहीं ले पाते। इनफैक्ट अगर कोई पैसे सारे चुका के जमीन के कागजात वापस लेने आता है तो वीर राजू उसे मार देता है। वहीं वीर राजू का भाई बाली भी इन काले कारनामों में अपने बड़े भाई का साथ देता है और इसके अलावा वो गांव की औरतों के साथ गलत भी करता है। वीर राजू खुद तो इतना गिरा हुआ इंसान है कि मंदिर में जो दान वगैरह होता है ना, वो उन पैसों को भी हड़प लेता है। एनीवेज आगे हम गांव के अंदर एक रिचुअल देख पाते हैं जहां लोग गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे गांव के एरिया में कलर्ड राइस छिड़कते हैं और इस रिचुअल की रात गांव के किसी भी इंसान का घर से बाहर निकलना मना था। अब आगे के सीन में हम लिंगम और पधु को देखते हैं जहां दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे, बट यहाँ दिक्कत वाली बात ये थी कि बाली की नजर अब पधु पे थी। प्रॉब्लम और बड़ी तब हो जाती है जब एक दिन बाली एक बूढ़े आदमी की ग्रैंड डॉटर को उठा ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पधु एक नुकीले औजार से बाली को डरा के उस बच्ची को बचाती है। यानी बाली अब लिटरली पधु से गुस्सा हो चुका था और उसे किसी तरह पधु से बदला भी चाहिए था। ऐसे में वीर राजू बाली को ये कह के उकसाता है कि जाओ पधु के साथ गलत करो। तो उस रात बाली अपने आदमियों के साथ पधु पे हमला कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पे लिंगम आके बाली और उसके आदमियों को पीट के भगा देता है। इस घटना के बाद लिंगम और पधु और भी क्लोज हो गए थे, वहीं बाली अब बदले की आग में झुलस रहा था। अब दोस्तों इन घटनाओं के बीच 2 इंसिडेंट्स होती हैं। पहले इंसिडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी बच्ची को फॉलो करते हुए जंगल में जाती है जहां वो उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चली जाती है और ऐसा होते ही वो अजीब सा क्रीचर इस लेडी को मार के उसे खाने लग जाता है। इस इंसिडेंट से हम समझ पाते हैं कि वो क्रीचर समहाउ उसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है एंड वो लोगों पे ट्रिक्स भी प्ले करता है ताकि लोग इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करें। नाउ दूसरे इंसिडेंट में हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो कि एक औरत के अंदर से भूत भगा रही होती है। वो कुछ रिचुअल्स करती है और इस सीन से क्लियर था कि इस लेडी
लेडी तांत्रिक के अंदर कुछ शक्तियां तो जरूर है। खैर आगे हम लिंगम को देखते हैं जो कि पधु के पिता से पधु का हाथ मांगता है। पधु के पिता सीधा मना करते हैं सेइंग कि लिंगम एक तो दारू बेचता है, देन खुद भी दारू पीता है और उसके पास जमीन वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, 1-2 एकड़ की जमीन है, लेकिन वो तो लिंगम के दादाजी ही जमींदार के पास गिरवी रख दिए थे और उस लोन का पैसा न लिंगम के दादाजी चुका सके न लिंगम के पिता, और अब लिंगम भी नहीं चुका पाएगा। इस पे लिंगम एक शर्त रखता है कि अगर वो जमींदार के पास से अपने जमीन के कागजात वापस ले आता है तो पधु के पिता को पधु की शादी लिंगम से करवानी होगी। इस शर्त पे पधु के पिता मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लिंगम अपने जमीन के कागजात जमींदार से कभी वापस ला ही नहीं पाएगा, कोई नहीं ला पाता है। लेकिन दोस्तों लिंगम अगले ही दिन जमींदार वीर राजू के मैंशन पे पहुंच जाता है और वो क्लियरली कहता है कि उसे उसके 2 एकड़ वाली जमीन के कागजात चाहिए। देखा जाए तो लिंगम के दादाजी, उसके पिता, सब कोई पेमेंट कर रहे हैं और अब लिंगम भी कर रहा था। तो ऐसे में लोन अमाउंट तो क्लियर हो ही चुका होगा, इंटरेस्ट भी पे हो चुका होगा, यानी कि जमींदार उसे ठग रहा है। ऑफ कोर्स वीर राजू कागज देने से मना करता है और ऐसे में लिंगम मारपीट करने के लिए तैयार था। सिचुएशन गंभीर होता देख वीर राजू यहाँ एक गेम खेलता है। वो लिंगम से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी 2 एकड़ जमीन के बदले 4 एकड़ जमीन दूंगा, लेकिन ये 4 एकड़ जंगल वाला जमीन होगा। लिंगम इसके लिए मान जाता है और वीर राजू तुरंत ही उसके नाम 4 एकड़ जमीन लिख देता है और कागज भी दे देता है। नाउ द प्रॉब्लम हियर वाज कि ये 4 एकड़ वाला एरिया वही एरिया है दोस्तों जो कि रिस्ट्रिक्टेड था, यानी जहां वो क्रीचर रहता है। वीर राजू को अच्छे से पता था कि उस एरिया में जो भी जाता है वो जिंदा लौट के नहीं आता, और ऐसे में वो जमीन उसके किसी काम की थी भी नहीं, ना ही उसे कोई खरीद सकता है, ना ही वहां कोई रह सकता है। इसीलिए वो ये लिंगम को दे दिया। बेसिकली जब लिंगम उस जमीन पे जाएगा तो वो भी उस क्रीचर द्वारा मारा ही जाएगा एंड इन द एंड जमीन तो वीर राजू का ही रह जाएगा। यहाँ हम फिर से देखते हैं कि उस एरिया में एक इंसान गया था जिसे वो क्रीचर मार के खा गया। खैर अब क्योंकि लिंगम के पास 2 एकड़ के बदले 4 एकड़ की जमीन आ चुकी थी तो ऐसे में पधु के पिता को अपनी बेटी की शादी लिंगम से करवानी पड़ती है। यहाँ हम व्यूअर्स एक बात समझ पाते हैं कि लिंगम को किसी तरह का एक नाइटमेयर आता है जो कि शायद उसके बचपन के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के कारण है। दरअसल बचपन में लिंगम के दादाजी उसकी आंखों के सामने उस क्रीचर द्वारा उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मारे गए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि इससे लिंगम को तो जरूर पता होगा कि जंगल का वो एरिया काइंड ऑफ यूजलेस है, बट स्टिल वो वीर राजू के 4 एकड़ वाली डील को क्यों स्वीकार कर लिया? वेल यही फिल्म का बड़ा ट्विस्ट है जो कि एंड में रिवील होगा। फिलहाल के लिए मैं आपको वो बातें बता देता हूं जो कि लिंगम के दादाजी उसे बताए थे। वो बताए थे कि एक बहुत ही ब्रूटल राजा था जो कि हर राज्य को कैप्चर करने में लगा हुआ था और उसकी वजह से कई रॉयल फैमिलीज मारी गई थी। वो एग्जैक्टली सेम कलिंगा राज्य के साथ भी किया था जो कि इसी एरिया के आसपास थी, और ऐसा कहा जाता है कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाले जंगल में ही कहीं कलिंगा साम्राज्य का सारा खजाना छिपा है। एनीवेज कहानी में आगे हम पधु को देखते हैं जो कि माता प्रत्यांगिरा के मंदिर गई होती है और मंदिर के बाहर वही तांत्रिक लेडी पधु को वार्न करती है कि तुम्हारे पति के ऊपर मौत का संकट है। इसके बाद हम लिंगम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त मूर्ति के साथ उस जंगल वाले एरिया में जाने का प्लान कर रहा था ताकि वो 3-4 दिन वहां रह के पूरे 4 एकड़ एरिया को देख सकें। तो दोनों दोस्त जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ते हैं, मतलब वो पूजा वाले ट्रीज को क्रॉस करके एरिया के अंदर भी घुस जाते हैं एंड देन वहां एरिया को देखना शुरू करते हैं, छानबीन वगैरह शुरू करते हैं। नाउ सरप्राइजिंगली ये क्रीचर इन दोनों पे अटैक नहीं कर रहा था। हालांकि 1-2 सीन में ये क्रीचर मूर्ति को खींचने की कोशिश जरूर किया, लेकिन लिंगम के पास होने के कारण क्रीचर ऐसा नहीं कर पाया। उस रात ये दोनों झरने और नदी के पास वाले पत्थरों पे सोते हैं और अगले दिन दोनों फिर से एरिया की छानबीन शुरू करते हैं। अब लिंगम के इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की भनक लेडी तांत्रिक को भी लग गई थी। वहीं वीर राजू और बाली भी परेशान थे क्योंकि लिंगम 2 दिन से एरिया में तो है लेकिन अब तक वो मरा नहीं है, उसके मरने की खबर नहीं आई है, जबकि नॉर्मली तो लोग इस एरिया के अंदर मिनटों में मारे जाते हैं। वैसे क्योंकि लिंगम जंगल वाले एरिया में था तो उसकी बीवी पधु अकेली थी और ऐसे में बाली पधु को परेशान करने लग गया था। बाली कहता है कि जल्द ही लिंगम वहां जंगल में मारा जाएगा और तब वो पधु के साथ गलत करेगा। वहीं जंगल में लिंगम को ऐसा भ्रम होने लगा था कि उसकी बीवी उसे वापस लेने आई है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि ये जंगल या फिर वो क्रीचर अब लिंगम पे भी अपने ट्रिक्स खेलने लग गया था। इस पॉइंट पे हमें फिर से लिंगम और उसके दादाजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लिंगम के दादाजी कह रहे थे कि उनकी जनरेशंस ने एक बॉक्स पास ऑन किया है, यानी लिंगम की मां मरने से पहले उसके लिए एक बॉक्स छोड़ के गई है और उस बॉक्स के अंदर कई राज हैं और हाँ, इस बॉक्स के अंदर कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अब ग्रैंडफादर के मरने के बाद वो बॉक्स जंगल के अंदर ही खो गया था और बचपन से लिंगम जंगल के उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाया करता था उस बॉक्स को ढूंढने के लिए। यानी कि दोस्तों लिंगम को ऑलरेडी इस एरिया के बारे में काफी कुछ पता था। इनफैक्ट वो एक दिन उस बॉक्स को ढूंढ भी लिया। इस बॉक्स के अंदर लिंगम को अपने माँ के वस्त्र मिलते हैं, साथ ही यहाँ एक किताब थी जिसके अंदर
सारे सवाल के जवाब थे। लिंगम इस किताब को ऑलरेडी पढ़ चुका था और अब वो सब कुछ मूर्ति को भी सच बताना शुरू करता है। तो ये कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी में, जब रुद्रगिरी किंगडम पे माचीराजू रूल करता था। और माचीराजू को अपने प्रजा की एक चिंता नहीं थी, रादर वो तो बस दूसरे किंगडम्स को कैप्चर करता रहता था ताकि उसका धन और बढ़ सके। इवेंचुअली माचीराजू की नजर कलिंगा राज्य पे पड़ी, जिसपे वो आक्रमण किया। लेकिन उस टाइम कलिंगा राज्य के राजा राणा सिम्हा थे, जो कि बहुत वीर थे, और ऐसे में माचीराजू इस युद्ध को हार गया। स्टिल माचीराजू हार नहीं माना और वो बार बार कलिंगा राज्य पे हमला किया, लेकिन हर बार युद्ध में उसे हार ही मिलती है। इस गम में माचीराजू की अचानक से मृत्यु हो जाती है और तब रुद्रगिरी के गद्दी को माचीराजू का बेटा बाईलुडू संभाला। बाईलुडू को अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी और ऐसे में वो भी कलिंगा राज्य पे हमला किया, लेकिन उसे भी शिकस्त ही मिली। इस पॉइंट पे बाईलुडू को पता चल चुका था कि वो कलिंगा से नहीं जीत सकता और इसलिए वो असुर शक्ति की सहायता लेने की सोचा। वो धाड़का नाम के एक इविल तांत्रिक के साथ मिलकर काफी ब्लैक मैजिक किया, जिससे एक दानव का निर्माण हुआ और इस दानव का नाम था असुरा दक्षी। दोस्तों, दक्षी वही मॉन्स्टर है जो कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फिलहाल है। खैर, तो दक्षी की मदद से बाईलुडू फाइनली कलिंगा को हरा पाया, जिसके बाद वो वहां के डीटी को ले आया और कलिंगा का सारा ट्रेजर वगैरह लूट लिया। कलिंगा के राजा राणा सिम्हा चुपके से अपने बेटे महाकलिंगा और चोला कलिंगा को राज्य से भगवा दिए ताकि उनकी ब्लड लाइन सर्वाइव करे। अब भले कलिंगा राज्य गिर गया, लेकिन बाईलुडू का साम्राज्य भी ज्यादा दिन चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन बाद मानो बाईलुडू के साम्राज्य पे शाप सा लग गया था, जहां लोग बीमारी से मरने लगे। और तो और असुरा दक्षी को भी अब इंसानी मांस का स्वाद लग गया था और वो बाईलुडू के ही लोगों को मार के खाने लगा। आलम यह था कि असुरा दक्षी को धाड़का और बाईलुडू भी कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे और ऐसे में बाईलुडू की जो बीवी थी, जिनका नाम शकुंतला देवी था, वो एक बड़े साधु गिरि महर्षि से इस सब प्रॉब्लम को खत्म करने का उपाय पूछने जाती है। महर्षि बताते हैं कि जीत के लिए बाईलुडू ने जो गलत रास्ता चुना है, उससे राज्य का सर्वनाश तो होना ही था, लेकिन अब भी एक तरीका है जिससे इस सब को रोका जा सकता है। बेसिकली शकुंतला देवी को गांव के बॉर्डर्स पे ग्राम देवता की प्रतिष्ठा करनी होगी, देन प्रत्यांगिरा माता की मंदिर बनानी होगी, मतलब उनकी भी स्थापना करनी होगी। देन उन्हें मंगलसूत्र, वस्त्र, सिंदूर, पुष्प और माला वगैरह से पूजना होगा और माफी मांगनी होगी। इससे होगा यह कि प्रत्यांगिरा माता गांव में किसी इविल को एंटर करने नहीं देगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये क्रीचर गांव के बॉर्डर के बाहर जंगल में फंस चुका है और गांव में नहीं आ पाता, क्योंकि गांव को प्रत्यांगिरा माता प्रोटेक्ट कर रही हैं। खैर, महर्षि आगे बताते हैं कि देवी की प्रतिष्ठा के बाद 12 से 120 वर्ष के अंदर गांव में कुछ तो अजीब घटनाएं शुरू हो जाएंगी। उस टाइम पे फुल मून के दिन 100 कोस दूर भूताला माड़ी के पास पतला गंगा केव के अंदर शकुंतला देवी के खानदान से किसी को जाना होगा, जहां वो कलिंगा राज्य के सारे ट्रेजर्स वापस करेंगे और खुद को सैक्रिफाइस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शकुंतला देवी के परिवार से एक बलिदान भी चाहिए था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो गलत किया था ना कलिंगा के लोगों के साथ ही ट्रेजर्स तो उस केव में लौटाने हैं ही। तो अब जब शकुंतला देवी को पता चलता है कि आने वाले वर्षों में उनके वंश से किसी एक इंसान को खुद का बलिदान देना होगा, तो वो एकदम परेशान रहने लगी और बेड पे लेट गई। इनफैक्ट दोस्तों, फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक अजीब सी लेडी को देखे थे ना, वो और कोई नहीं बल्कि शकुंतला देवी ही थी। और मूवी के स्टार्ट में जो 3 अजीब घटनाएं हुई थी, दैट वाज एन इंडिकेशन कि वो समय आ गया है जब शकुंतला देवी के परिवार में से किसी को बलिदान देना होगा। तब 1922 में वो जमींदार अपने परिवार को छोड़ के घोड़े पे सारा ट्रेजर्स लेके गया। देन वो केव के अंदर ट्रेजर्स रख दिया था और अपने प्राण भी त्याग दिया, जिससे वो अजीब घटनाएं बंद हो गई। तो दोस्तों, ये जो पूरी कहानी थी वो लिंगम को पता चल चुकी थी और लिंगम अब उसी खजाने की तलाश में था, क्योंकि इसी जंगल में कोई केव है जिसके अंदर खजाना पक्का होगा। लिंगम यहाँ अपने दोस्त मूर्ति के साथ उस केव को ढूंढ भी लेता है और यहाँ हमें कुछ और बातें पता चलती है। पहली बात यह कि लिंगम जानबूझकर वीर राजू से अपना जमीन वापस मांग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि टेंस्ड सिचुएशन में वीर राजू उसे उसी जंगल का जमीन दे देगा, क्योंकि सबके हिसाब से वो जमीन यूजलेस है। देखा जाए तो लिंगम पहले भी इस जंगल वाले जमीन में केव ढूंढ सकता था, लेकिन तब वीर राजू के लोगों को और इन जनरल गांव के लोगों को उस पर शक होता कि ये बार बार उस एरिया में जाता है, वहां कुछ तो खोजता है और जिंदा भी लौटता है। इसलिए लिंगम ये सब प्लान किया ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे वीर राजू खुद जंगल वाला जमीन लिंगम को दे दे, यानी कि जमीन अपने नाम करवाने के बाद वो फाइनली खुल के खजाना ढूंढ सकता था और किसी को कोई शक भी नहीं होता। एक और बात यह कि लिंगम मोस्टली कलिंगा साम्राज्य का वारिस है और उसका ही इस खजाने पे हक भी है। एनीवेज, केव के अंदर फाइनली लिंगम और मूर्ति को वो जगह मिल जाती है जहां 1922 में जमींदार खुद को सैक्रिफाइस किया था और यहीं पे खजाना भी रखा हुआ था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो क्रीचर यानी असुरा दक्षी भी इनके पीछे पीछे केव में आ चुका था, और इतना ही नहीं, बाली भी अपने आदमियों के साथ लिंगम का पीछा करके केव में आ गया था, क्योंकि वो इस बात से परेशान था कि लिंगम अब तक मारा क्यों नहीं गया, और अगर लिंगम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर भी जिंदा है तो बाली खुद अपने आदमियों के साथ उसे मार देगा। तो बस फिर क्या था, बाली और उसके
आदमियों से लिंगम की भिड़ंत हो जाती है और तभी यहाँ असुरादक्षी भी आता है जो कि बाली और उसके आदमियों को मार के खा जाता है। अब असुरादक्षी की नजर लिंगम और मूर्ति पे थी। वहीं दूसरी तरफ हम उस लेडी तांत्रिक को एक्टिव होते हुए देखते हैं जो कि एक लीफ में वो सब देख पा रही थी जो कि केव के अंदर हो रहा था। यहाँ वो कवर्ड प्रश्न फेंकती है, यानी वो शेल्स जिससे लोग यूजुअली एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एंड देन वो एक शेल को उठा के ऊपर फेंकती है, कुछ तो करती है, विच इंडिकेट्स कि वो भी मोस्टली लिंगम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट वो प्रत्यांगिरा माता की भी मदद ले रही है। हमें बताया जाता है कि कलिंगा का वो वारिस जो कि ऑस्पिशियस स्टार के अंदर बॉर्न हुआ है, उसका रेज एक वेपन की तरह है जिससे असुरादक्षी को खत्म किया जा सकता है। अब लिंगम तो कलिंगा का वारिस है ही और उसका जन्म भी ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में हुआ होगा, तो वो केव के अंदर एक तलवार उठा लेता है और यहाँ में प्रत्यांगिरा माता भी दिखाई जाती है जो कि असुरादक्षी का अब वध करने वाली है इन द फॉर्म ऑफ लिंगम। बेसिकली वो अपनी शक्ति पृथ्वी पे भेज रही है जिसको यूटिलाइज करके लिंगम फाइनली असुरादक्षी को खत्म कर सकता है। तो हाँ, लिंगम जो कि कलिंगा का वारिस है वो अपने रेज से और प्रत्यांगिरा माता के आशीर्वाद से असुरादक्षी पे हमला करता है जिससे दक्षी खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ का सारा खजाना लिंगम का हुआ और अगले सीन में हम लिंगम को देखते हैं जो कि अब काफी अमीर हो चुका है। वो अपनी पत्नी पधु, अपने दोस्त मूर्ति और उसके पिता के साथ फॉर्च्यूनर में बैठा है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कुछ साल आगे की कहानी देखते हैं जहाँ फुल मून नाइट पे फिर से एक ईविल पावर गाँव में एक इंसान को पजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी तांत्रिक उस इंसान के अंदर से ईविल पावर को निकाल देती है। देन ये ईविल पावर उसी केव के अंदर एक और असुर में तब्दील होता है। इनफैक्ट हमें प्रत्यांगिरा माता भी दिखाई जाती है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि इस असुर को हराने के लिए शायद लिंगम को वापस आना पड़ेगा और इस बार भी उसे प्रत्यांगिरा माता का आशीर्वाद चाहिए होगा। अब ये जो नया असुर है, क्या वो असुरादक्षी ही है, उसका ही कोई और रूप है या फिर कोई और ही असुर है, इसकी क्लैरिटी हमें नहीं दी गई है, लेकिन दिखने में तो ये कोई और असुर ही लगता है। यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाती है एंड फाइनली मूवी एंड्स। तो दोस्तों ये थी कलिंगा फिल्म की कहानी जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेसिकली शुरुआत में हमें प्रत्यांगिरा माता के बारे में बताया गया कि कैसे वो बुराई का सर्वनाश करती हैं और उनके सामने कोई बुरी ताकत टिक नहीं सकती। देन सीक्वेंस में देखा जाए तो 18th सेंचुरी वाली हिस्ट्री होती है जहां कैसे असुरादक्षी पृथ्वी पे आया, फिर प्रत्यांगिरा माता की मदद से असुरादक्षी को कॉन्फाइन तो कर दिया गया लेकिन उसे खत्म लिंगम ही कर पाया क्योंकि वो कलिंगा का आयर था। यहाँ दुष्ट जमींदारों को भी सबक मिल गया क्योंकि बाली तो मारा ही गया और पहले के टाइम में भी बाईलुडू के लोगों को सजा मिली ही थी। अब यहाँ मेरे मन में बस एक डाउट है कि लिंगम पे असुरादक्षी हमला क्यों नहीं करता था। I mean, वो उसके दादाजी को तो मार ही दिया था ना, और लिंगम तो बचपन से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता जाता रहता था। वेल, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। पहला जवाब ये कि क्योंकि लिंगम काइंड ऑफ चोजन वन था इसलिए असुरादक्षी उससे डरता था, तो इसलिए शायद वो लिंगम को नहीं मार पाया और लिंगम के रहते मूर्ति पे भी हमला नहीं कर पाता था। मोस्टली यही रीजन है। लेकिन यहाँ मूवी के एंड में हमें एक और चीज दिखाई गई है। बेसिकली वो लेडी तांत्रिक पधु को रक्षा करने वाली बद्धी दी थी जो कि वो लिंगम और मूर्ति के हाथ में तब बांधी थी जब वो लोग जंगल में जाने वाले थे। तो हो सकता है इस थ्रेड से भी प्रोटेक्शन जरूर मिली होगी। वैसे थ्रेड तो बाद में बांधा गया था ना, लेकिन लिंगम पहले भी इस एरिया को एक्सेस कर चुका था। तो हाँ, मतलब देख सकते हो आप कि पहली थ्योरी ज्यादा सटीक बैठ जाती है। बट अगर आप मानना चाहो तो दूसरी थ्योरी भी दिखाई गई है कि उस थ्रेड के कारण ही असुरादक्षी इन्हें टच नहीं कर पा रहा था। अब फिल्म के एंडिंग को देख के ऐसा लगता है कि इसका पार्ट 2 भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा क्योंकि लिटरली एक और असुर आ चुका है। शायद वो असुरादक्षी ही हो, और अगर कभी भी पार्ट 2 आता है तो मैं उस पर वीडियो लेके जरूर आऊंगा।